रोलिंग। नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। अभी 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में होने जा रहा है। उसमें 32 सत्र हैं और एक महत्वपूर्ण सत्र है कास्टिंग डायरेक्टर। अगर हम 15-20 साल पहले जाते हैं पीछे फिल्मों में, तो उस समय कास्टिंग डायरेक्टर का इतना महत्व नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। हॉलीवुड में ज़रूर होगा, क्योंकि हमने भी कई बार देखा है। जब मैं पीआरओ था तो कई कलाकार अचानक मुझे मिलते थे और मैं उनको जब सेट पर ले जाता था, बताता था कि ये मेरे परिचित हैं, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन वाला कह देता था कि मेकअप करो इनका भाई और इनको शूटिंग करना है। ऐसा एक नहीं, अनेकों बार हुआ है। लेकिन अब जो आज की फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर फिल्म में एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, उसका बहुत महत्व होता है। तो आज इसी तरह से हम एक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुप्रसिद्ध कई एजेंसियों के लिए काम करते हैं और उनका एक्टिंग क्लासेस भी है। मनोज रमोला की ये ऑडिशन रूम से एक पुस्तक आई है, जिसको ओमपुरी साहब ने इसको लोकार्पित किया था, रिलीज किया था। तो आज हम मनोज जी से बातचीत करते हैं। मनोज जी, क्या हालचाल है भाई? जी नमस्कार सर। बधाई हो, पुस्तक के लिए हमने पढ़ी और हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। लगा कि वाकई ये ऑडिशन रूम पर भी एक सत्र करना चाहिए। तो जो आज का जो ऑडिशन है, किस तरह से फिल्मों में किरदारों को आप ढूंढते हैं? ऐसा भी सुना है कि कई चौराहे पर कास्टिंग डायरेक्टर देखते रहते हैं, वॉच करते हैं किसी की अच्छी कुछ प्रतिक्रिया या वो किरदार को ढूंढते हैं। ऐसा क्या है ये कास्टिंग डायरेक्टर? सबसे पहले तो धन्यवाद केशव जी। एक्चुअली जो रोड पे वाली बात है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, सिर्फ मैं या यहाँ या कहीं की भी बात नहीं है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर के लिए उसके पास जितना डेटा हो उतना कम है। मतलब उसको अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर कहीं थिएटर प्ले देखने जा रहा है या कहीं पे ऑडिशन के लिए जा रहा है, तो हर कास्टिंग डायरेक्टर चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा बैंक हो, क्योंकि हर एक इंसान के हाव भाव अलग होते हैं, हर इंसान का तौर तरीका अलग होता है, रंग अलग होता है, लंबाई अलग होती है, और कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो जितना ज़्यादा डेटा बैंक आपके पास होगा, आप उतने समृद्ध कास्टिंग डायरेक्टर कहलाएंगे। तो बिल्कुल, अगर कास्टिंग डायरेक्टर चाहे रोड पे जा रहा है, चाहे वो कहीं थिएटर पे है या फिर ऑडिशन रूम में है, तो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ ऑडिशन रूम में ही अपने काम के लिए सिंसियर है और रोड पर जा रहा है तो आंख बंद करके चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों को देखेगा उतना उसका फ़ायदा होगा। जी जी। तो क्या आपको डायरेक्टर पहले स्क्रिप्ट देता है कि ये किरदार हमको चाहिए? सर, होता यह है कि जब भी कोई फिल्म शुरू होती है तो बतौर कास्टिंग डायरेक्टर जब सबसे पहले आप ऑन बोर्ड आते हैं तो आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, जो भी मतलब ऑन बोर्ड टीम है, उन टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, किस तरह का कोई भी अगर कैरेक्टर है तो उसका कैरेक्टराइजेशन कैसा है, मतलब किस तरह का वो आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बजट क्या है। वो तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही वो ऑडिशन रूम में जाता है। इसलिए स्क्रिप्ट तो सबसे पहले है। अगर स्क्रिप्ट पढ़ेगा नहीं तो फिर वो सूटेबिलिटी कैसे पता चलेगी कि वो कैरेक्टर कैसा होगा, फिर कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा कि वो कैरेक्टर एग्जैक्टली किसी ने लिखा कि इसमें ये 10 कैरेक्टर हैं, बट वो 10 कैरेक्टर दिखेंगे कैसे, कौन बंदा मोटा होगा, कौन बंदा पतला होगा, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, कौन सी लैंग्वेज का बोलने वाला होगा, या किसकी हरकतें किस तरह से होंगी, अब जो हमारी कहानी है वो किस देश काल की है, किस परिस्थितियों में है। तो ये स्क्रिप्ट से पता चलता है, और उसके बाद फिर डायरेक्टर और टीम के साथ जितना डिस्कस करते हैं वहाँ से पता चलता है। नहीं तो क्या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको मुख्य किरदार के लिए भी कास्टिंग के लिए कहते हैं कि आप बताइए, सलाह दीजिए? सर, सबसे पहले तो ये बहुत ही मतलब ये धारणा जो थी, ये एक्चुअल अगर आज आप देख रहे होंगे जो इन हाल के सालों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वेब सीरीज़ में, चाहे फिल्मों में, वो बदलाव का कारण यह है कि पहले लोगों के लिए होता था कि सिर्फ एक मुख्य कलाकार है, उसके अलावा बाकी कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देना है। बट अगर आप देखेंगे एक्टिंग है क्या, इट्स ऑल अबाउट रिएक्टिंग। अगर कोई मेन कलाकार है और उसके अपोजिट कोई किसी को सिर्फ 2 लाइन बोलनी है, और अगर वो उसकी सही कास्टिंग नहीं हुई है, मतलब तो वो उसको अगर सही क्यों नहीं देगा तो उसकी भी एक्टिंग खराब होगी। अब कितना भी अच्छा एक्टर हो,
सर अगर आप शुरू से लेकर आज तक जितनी भी सक्सेसफुल फिल्में हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में जितनी भी सक्सेसफुल फिल्में हैं, आप उन सारी फिल्मों में देखेंगे कि वहाँ पर जब उन फिल्मों को देखने के बाद आप सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं देख पाएंगे, आपको अलग अलग सारे किरदार नज़र आते हैं। तो जिसने भी कास्टिंग में हर एक किरदार, चाहे उसका 2 लाइन का डायलॉग क्यों ना है, इवन अगर कोई फ्रेम में है, अगर एक बार फ्रेम खुलता है और कोई भी बंदा अगर फ्रेम में है, अगर उस पे एक एक फ्रेम, एक एक पर्सन पे अगर डायरेक्टर ने ध्यान दिया है, तभी जाके वो फिल्म सक्सेसफुल होती है। ऐसा नहीं कि अभी मैं मुख्य किरदार के लिए कितना भी अच्छा एक्टर ले लूँ और मैं माना कि उसमें 100 बाकी अलग कैरेक्टर 100 हैं और मैं वो 99 पे ध्यान ना दूँ। अब वो 99 का जो क्यू देगा, तभी तो आपका मुख्य किरदार और बड़ा होगा या और घटा और नीचे जाएगा, या वो विलन है तो और बड़ा विलन बनेगा, या और छोटा विलन बनेगा। हीरो है तो और बड़ा हीरो तभी बनेगा जब उसके अपोजिट आप ध्यान दे रहे हैं। अब ये सब ये जो इन सालों में है, ये बखूबी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्य कलाकार की बात। और इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सर, कि कास्टिंग डायरेक्टर के लिए हर एक कैरेक्टर जो भी फ्रेम में है वो हीरो है। मेरे लिए सिर्फ मेरी फिल्म का जो मेन हीरो है वो मेरे लिए सिर्फ हीरो नहीं होता है। अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें जो मेन कलाकार कर रहा है वो हो, चाहे किसी का 2 लाइन हो, चाहे अगर किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शन क्यों नहीं है, अगर मैं उसको कास्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो हीरो है। आजकल इतने ऑडिशंस होते हैं और करीब 5-5, 700 लड़के लड़कियाँ हर कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में रहती है, आपके यहाँ भी इतने। तो जब एक किरदार के लिए 500 लड़के लड़कियाँ आते हैं, मान लीजिए उसमें से आपको 10-20 अच्छे लगते हैं उसी रोल के लिए, उसमें फिर तय कैसे होता है कि यार इसी को करना है, 20 टॉप हो गए उसमें? नहीं, हम करते क्या है, सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली और कैरेक्टराइजेशन कर लिया, और उसके बाद हमने सर्चिंग शुरू करी जो भी हमारा डेटा बैंक में है, या हमने ऑडिशन करे। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कैरेक्टर जा रहा है। उसके बाद हमने एक शॉर्टलिस्ट बैंक बनाया। फिर हम डायरेक्टर से मिले कि सर ये हमारे हिसाब से ये शॉर्टलिस्टिंग है। तो वो जो फर्स्ट कन्वर्सेशन होगा, वहाँ पे फिर डायरेक्टर अगर उसमें से किसी को रिजेक्ट करता है तो फिर ये बात होती है कि सर ये रिजेक्ट क्यों, मतलब आपने मुझे कोई कैरेक्टर बताया, मैं उसके अकॉर्डिंगली किसी को शॉर्टलिस्ट करके आया, आपने कहा ये नहीं जा रहा है, तो मेरे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्यों नहीं जा रहा है। क्या ये एक्टर अच्छा नहीं है, या इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, या इसको लेने से हमारी फिल्म छोटी हो रही है, बड़ी हो रही, क्या मुद्दा क्या है आखिर। क्योंकि वो जब तक जो फिल्म मेकर है, क्योंकि जो डायरेक्टर है वही कैप्टन है, अगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो किस तरह से सोच रहा है, उसके नियर बाय जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम सही कास्टिंग नहीं कर पाएंगे। वो फिर क्या होगा कि मैं कुछ और ऑप्शन भेज रहा हूँ और डायरेक्टर कह रहा नहीं यार ये रिजेक्ट। ऐसा नॉर्मली इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बार जब हम स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, शॉर्टलिस्टिंग करके एक बार जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई रिजेक्ट होता है तो हम ये चीज़ पूछते हैं कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। इसके बाद जब हम सेकेंड राउंड जब जाते हैं तो तब मोस्टली यही होता है कि जिसको भी लेके जाएंगे वो ऑलमोस्ट लॉक ही होता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहीं ना कहीं प्रेशर कभी आता है आपको यार कि इसी को लेना है आपको? अब डायरेक्ट एक्चुअली सर देखो, अभी प्रोड्यूसर को जिसको लेना है उसको तो उसी को लेना है, लेकिन अभी मेन बात ये है कि अब वो किस तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि कोई भी इंसान को जो आप ये बात कर रहे हैं कि प्रेशर या इसको लेना है, या ये एक्चुअली फिल्म मेकिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि ये आपने कर लिया और थोड़े से में कुछ चीज़ हो गया। बजट इसके पीछे बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है, मार्केट वैल्यू बहुत मायने रखती है। तो अगर उनका कोई बहुत अच्छा जानने वाला भी है, अब ये चीज़ हो चुकी है, अगर उन्हें लगता है कि ये उस किरदार में नहीं जा रहा है तो ऐसा होता नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, स्टार सन्स का हम देखते हैं कि उनको बड़े बैनर मिल जाते हैं, तो वो उनके लिए सर बड़े बैनर वो देखिए यहीं पर एक अंतर है। बेसिकली अगर किसी स्टार सन को किसी प्रोड्यूसर को लॉन्च करना होगा, उसके लिए फिल्म बनाएगा, वो उसके लिए वो कहानी ढूंढेगा, तो फिर उसको कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट नहीं कर रहा है। यहाँ ये कई बार मैं सुनता हूँ कि फला वो उसका स्टार सन था, उसको कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किया। सर हिंदुस्तान क्या मतलब, हिंदुस्तान में ही, बाहर तो चलो ठीक है ये हो भी सकता है, हिंदुस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब किसी के लिए कोई लॉन्चिंग फिल्म बन रही है और आप उसको उसमें कास्टिंग कर रहे हो, ये नहीं होता। उसके लिए फिल्म बनती है, उसके लिए फिल्म बनेगी, तो जब फिल्म ही उसके लिए बन रही है तो वो कास्ट होने वाली बात ही नहीं है, अदर कैरेक्टर वहाँ पे कास्ट होंगे। अच्छा, ये लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट ये कब महत्व आता है इसका? मान लिया एक्टर बहुत अच्छा है
और लुक टेस्ट या स्क्रीन टेस्ट में अगर बेसिकली होता यह है कि कई बार डायरेक्टर ने जिस वक्त उन्होंने लिखा उस वक्त उनकी एक तस्वीर बनती है कि यार ये लिखते वक्त पे कि फ़लाँ कैरेक्टर ऐसा दिखेगा, फिर उनका एक ट्रायल वो लोग करते हैं तो कि मतलब एग्जैक्टली वो कैसा दिखेगा। अभी मैंने सोचा है कि वो इंसान ना ऐसे कपड़े पहनेगा और कुछ इस तरह से दिखेगा, बट मैंने उसको वो कपड़े पहना के वैसा लुक देख के देखा तो देखा कि यार वो वैसा नहीं दिख रहा है। तो फिर वो एक लंबा प्रोसेस है। और आजकल क्या हो रहा है, ये वेब सीरीज़ वगैरह में हर जगह पे आप आज के दौर में आप देखेंगे कि रिहर्सल्स होती हैं, लुक टेस्ट होता है, क्योंकि लोग अभी 2-3 जगह पे चेक करते हैं। इसीलिए जब आप इतनी बार चेक कर रहे हैं, इतना पुरजोर तरीके से आप लगे हुए हैं, हर चीज़ पर अगर काम कर रहे हैं, तो तब वो लोगों को पसंद आता है, तभी लोगों को यकीन होता है, तभी आप खोते हैं उस कहानी में। अच्छा, जो आजकल किरदार जो होता है उसमें ढलने के लिए कई हमने स्टारों को देखा है 2-2 4-4 महीने उस किरदार में ढलने के लिए लोग मेहनत करते हैं। पहले भी होता होगा ऐसा, लेकिन आज कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से वो तैयारी करवाई जाती है, प्रोड्यूसर ही करवाता है सब कि 3 महीने आपको इस किरदार में ढलने के लिए हम पढ़ते हैं। नहीं, अभी जितने भी अच्छे एक्टर हैं, सब अच्छे एक्टर का मतलब जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा एक्टर है या जो थोड़ा सा अवेयर है, वो खुद ही ये काम करता है। अभी पहले अलग होता था कि अगर मुझे अचानक से मोटा दिखाना है तो कुछ डाल लो और मोटा वैसे हो जाओ, बट अगर आज मोटा दिखना है तो इंसान रियल में वो वज़न बढ़ाएगा और वो दिखता भी है। अगर आप दंगल देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जब आमिर खान वो लाइन बोल रहे हैं और वो कि यार अभी ये बूढ़ा हो गया है तो अब ये इसको पटक रहा है, तो वो तभी आपको दिखता भी है, तभी लोगों को यकीन होता है। बेसिकली सर, जब कोई भी फिल्म आप या सिनेमा कुछ भी देखने जाते हैं तो इंसान जब तक उसमें खोता नहीं है तब तक वो चीज़ हिट नहीं होती है। अब वो खोएगा कब? जब उसको यकीन होगा कि अगर मैं दिखा रहा हूँ कि एक 50 साल का आदमी जो अब मोटा हो गया है, उसमें उतनी ताकत नहीं रही, अब वो उतनी फुर्ती से वो काम नहीं कर पा रहा है, अगर उसमें कुछ भी डाल के हम सिर्फ मोटा बनाएंगे तो उसकी वो एनर्जी नहीं आ पाएगी। बट अगर वो रियल में उतना मोटा है तो वो फील कर पाएगा कि हाँ ये मतलब इस वक्त पर मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है एग्जैक्टली। तो लोगों को फिर यकीन हो जाता है, अरे हाँ यार, एक मोटा आदमी अगर इस तरह से पलटेगा तो बिल्कुल उसको ये तकलीफ़ होगी। तो सब लोग काम कर रहे हैं, आज की डेट में काम कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना भी अपने आप को तैयार करता है किरदार के लिए। राजकुमार राव ने तैयार किया, आयुष्मान खुराना ने तैयार किया, नए लोग ऑलमोस्ट सारे लोग तैयार कर रहे हैं, सारे लोग। ये ऑडिशन रूम में क्या है? ऑडिशन रूम में सर, ऑडिशन रूम बेसिकली मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो मुझे घर से जो मुझे इंटरव्यू के माध्यम से या कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने सुना था, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात अलग, जो मैंने सुना था वो यहाँ हकीकत नहीं था और जो हकीकत था वो मैंने सुना ही नहीं था। तो मुझे काफ़ी सारी तकलीफ़ें उस वक्त पे हुई। जब मैं कास्टिंग करना शुरू किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टर हैं, एक्टर और फिल्म मेकर के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। एक्टर को ये नहीं पता कि फिल्म मेकर को क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, और फिल्म मेकर ये सोच रहा है कि एक्टर पूरी तरह से तैयार होके आए, बट होके कहाँ से आए। क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, दोनों लोग की प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि फिल्म मेकर ने अगर मुझे कोई काम देना तो वो यही कहेगा कि यार ये तो एक्टर तैयार होके आना चाहिए, उनकी उम्मीदें मुझसे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे हायर किया है। और एक्टर क्योंकि ऑडिशन रूम में मुझसे मिल रहा है तो वो ये उम्मीद करता है कि मैं वहाँ पे उसको कुछ बता पाऊँ। तो ये यहाँ से मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं कहीं आर्टिकल लिखूँगा, कहीं कुछ करूँगा तो शायद इससे कुछ बात बनेगी। बट उससे हुआ नहीं, क्योंकि हुआ ये कि आर्टिकल लिखने से या कई बार कहीं मैंने कुछ बोल देने से क्या हो गया, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना, किसी ने, वो पूरा एक सिस्टमेटिक एक जगह पे पूरा मटेरियल ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ से दिमाग में आया कि चलो ये किताब लिखते हैं, एक ऐसा करते हैं। तो फिर किताब शुरू हुई, और जब किताब हमने शुरू की तो सर इस किताब के साथ 2-3 बहुत अच्छी बातें हो गई। एक अच्छी बात ये हो गई कि किताब को हमने सोचा कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इस तरह की किताब की ज़रूरत है, पर क्या रियल में लोगों को इसकी ज़रूरत है। हमने इसका क्राउड फंडिंग कैंपेन कराया। अच्छा, विशबेरी पे इसका पुस्तक भी क्राउड फंडिंग से निकलती है, और ये पहली किताब है। अच्छा, ये ऑडिशन पे लिखी जाने वाली भी पहली किताब है। और इसका क्राउड फंडिंग कैंपेन हुआ, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। वहीं से मेरी एक फ्रेंड है, उसके थ्रू ओमपुरी जी को ये बात पता चली और उन्होंने
मतलब उन्होंने खुद से आगे बढ़ के कहा कि भाई हमें तो लगता है, और उन्होंने ये बात कही कि इस तरह की किताब बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, और इस तरह का आप ये कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मुझ जैसे नए इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी कि ओमपुरी जी का आशीर्वाद मिल पाना। और तो फिर जब उन्होंने लॉन्चिंग कर दी, उसके बाद ये हुआ कि हमने लिखी जो थी, शुरू में ये बात हो रही थी कि इंग्लिश में लिखनी है, फिर वहीं पर उनका ही आइडिया था कि यार जो बहुत ज़्यादा मास है वो हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप हिंदी में लिखो। फिर मैंने ये हिंदी में लिखी। हिंदी के लिए क्या हुआ कि हम कई बार ट्रांसलेटर के पास जा रहे थे तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। वो कैसा हो रहा था कि अनुवाद तो हो रहा था पर वो मतलब वो समझ नहीं आ रहा, हिंदी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो फिर वो मैंने खुद से, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, गूगल इनपुट टूल से करके फिर मैंने पूरी किताब दोबारा से, हिंदी वाली किताब प्रॉपर हिंदी में है, इंग्लिश वाली किताब प्रॉपर इंग्लिश में है। क्या बात। तो इस तरह से ये किताब बाहर आई। क्या बात है। तो आगे फिर कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का भी इरादा है क्या? नहीं सर, अभी तो कास्टिंग ही हो, उसी में बहुत कुछ अभी करना बाकी है। और आपका जो स्कूल है एक्टिंग क्लासेस, हाँ वो भी क्या था कि जब किताब लिखी उसके बाद आर्टिकल्स लिखने, लेक्चर देने शुरू हुए, तो फिर आइडिया आया कि चलो एक शुरू करते हैं ऐसा एक्टिंग स्कूल जहाँ एक्टिंग प्लस ऑडिशन का एक कॉम्बिनेशन बने। तो उसका नाम रखा गया ऑडिशन स्कूल। ऑडिशन स्कूल अभी तो खैर कोरोना की वजह से लास्ट 2 ईयर से बंद है, फिर शुरू होगा। और रही बात जो आपने प्रोड्यूस की बात कही, सब ऐसे काम बहुत सारे हैं, लेकिन एक होती है ना कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि किस रूप में आप चाहोगे कि आपको लोग जाने। तो यही है कि बतौर कास्टिंग डायरेक्टर ही लोग जाने, और उसी को लेकर अभी यही सब। लेकिन आजकल तो कई कास्टिंग डायरेक्टर अभिनय कर रहे हैं, एक्टर हैं। हाँ मतलब अभी देखिए कि ये होता है कि क्योंकि अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले की बात हम करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले जितने भी लोग सर आज की डेट में इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर बनने नहीं आया था, है ना। तो अभी ये था कि कोई कहानियाँ कहने आया था, कोई कहानी करने आया था, कोई अलग अलग तौर पे। आप क्या बनने आए? तब पता ही नहीं था। आप अब बेसिकली मैं सर स्कूल टाइम से ही मैं नाटक लिखता था। मैं जब क्लास 6 में था तब से मैं नाटक लिखता था, डायरेक्ट भी करता था और एक्टिंग भी उसमें करता था। फिर स्टेज प्रोग्राम करता था, रामलीला वगैरह जो होती है, फिर इस तरह से चीज़ें करता था। तो मेरे साथ ये था कि या मैं इधर लिख भी रहा हूँ, इधर डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, इधर मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, बट ऐसा कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए बनी है, जो मैं करूँगा। तो वो गुरु ढूंढने वाली बात वहाँ पे चली, वहाँ कुछ मिला नहीं, तो सोचा कि चलो मुंबई जाया जाए। यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ आया, यहाँ मिला लोगों से, और यहाँ मैं तमाम जगहों पर गया, यहाँ आके मुझे पता चला कि कास्टिंग एक फील्ड है। तो पता चला कि यार कास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। फिर यहाँ से कास्टिंग। तो उसके लिए कोई स्टडी शो तैयारी वैयारी कुछ नहीं की? नहीं, मैं मतलब ऐसा कास्टिंग की कोई पढ़ाई करके आया था ऐसा नहीं है। ऐसी मैंने कोई कास्टिंग का कोई कोर्स नहीं होता है, और वो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। कि अभी जैसे रोड पे कोई जा रहा है, माना कि अभी मैं कहीं से आया और कोई ड्राइवर है, वो बात कर रहा है, वो किस तरह से बात कर रहा है, या कहीं पे, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो ये इसका कोई ऐसा पढ़ा लिखा सेट फॉर्मेट इस तरह का ऐसा कोई कोर्स है नहीं। तो आज के दौर में अपन ये माने कि फिल्मों से ज़्यादा बेहतर कास्टिंग वेब सीरीज में होती है? फिल्मों से ज़्यादा बेहतर वेब सीरीज में होती है, ऐसा मतलब फिल्मों में भी होती है सर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत अच्छी हुई है, 3 इडियट्स में बहुत अच्छी हुई है, तमाम सारी चीज़ों में गिनती, लेकिन वेब सीरीज में तो अनगिनत सब जगह तारीफ। मैंने बताया ना कि वेब सीरीज पे ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग काम, ये सर इसके लिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा तरीके से काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि फिल्म में लोगों को कैसा है कि हीरो साइन हो गया मतलब मेरी फिल्म बिक गई, अब मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, तो बाकी चीज़ें यार कर दो, कोई भी कुछ कर दो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा सर कि अगर आपकी कोई फिल्म है, एक सेम डायरेक्टर है, सेम डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है जिसमें हर एक कैरेक्टर पर काम करता है, तभी जाके वो फिल्म अलग तरीके से हिट हो जाती है। अगर वही डायरेक्टर कोई ऐसी फिल्म बनाएगा जहां वो सिर्फ हीरो पे ध्यान देगा तो फिर वो फिल्म नहीं बनेगी ना। अभी आप जब शोले देखते हैं तो आप हर एक कैरेक्टर को, आप आज भी आप सांबा कालिया, आपको सब चीज़ नज़र आते हैं, आपको वहाँ पर कोई एक हीरो नज़र नहीं आता है। होता है कि किसी का कोई भी फेवरेट हो सकता है, बट वो तब होगा जब हर एक कैरेक्टर पे काम किया होगा। तो वेब सीरीज में वो ज़्यादा अच्छे से काम हो रहा है, ये है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मंथन हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें निकल के आ रही हैं। बट अगर यही काम फिल्मों में भी बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले सालों में और अच्छा काम होने वाला है।
और अब फिल्मों में भी शुरू हो चुका। पहले फिल्मों में भी ये होता था कि नहीं, इवन मतलब लास्ट ईयर के आज भी बहुत सारी बार तो ये होता है कि कोई डायरेक्टर हमें कॉल करता है कि आपको कास्टिंग के लिए कॉल करना है, तो बताओ आपके पास कौन है एक्टर। तो मैं कहता हूँ कि यार आपको पता ही नहीं है इसका मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम ये थोड़ी कि मेरे पास कौन एक्टर, मैं आर्टिस्ट मैनेजर नहीं हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो आपकी स्क्रिप्ट क्या है, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, मैं मेरे इनपुट्स उसमें तभी तो दूंगा जब स्क्रिप्ट मैं पढ़ूंगा। आप कह रहे हो कि हाँ आपके पास कौन सा एक्टर है, तो ठीक है, फिर इस जेब से मैं खान निकालता हूँ, इस जेब से कपूर निकालता हूँ, इस जेब से बच्चन निकालता हूँ, तो फिर मैं बन गया इसका मतलब कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर का काम ही नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम कोई आर्टिस्ट को प्रमोट करना थोड़ी है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है सर, अगर वो किसी कैरेक्टर में नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, ये कास्टिंग डायरेक्टर का काम है। बट अगर आर्टिस्ट मैनेजर होगा तो आर्टिस्ट मैनेजर का काम है मेरे कैसे भी तरीके से मेरा आर्टिस्ट ऊपर जाए, भाड़ में जाए, वहाँ कास्टिंग सही हो रही है खराब हो रही है। ये दोनों में बहुत अंतर है, ये समझना होगा। एक कोऑर्डिनेट करना अलग चीज़ है, आर्टिस्ट मैनेजर अलग चीज़ है, कास्टिंग डायरेक्टर अलग चीज़ है, एजेंसी अलग चीज़ है, किसी को प्रमोट करना अलग चीज़ है। ये लोगों को जब पता नहीं होता है तब आड़े तिरछे काम होते हैं। और यही रीज़न है कि आप बात कर पा रहे हैं कि फिल्मों में उतना अच्छा नहीं हो रहा है, वेब सीरीज़ में ये हो रहा है, क्योंकि वेब सीरीज़ में ये काम नहीं होता है। वेब सीरीज़ में कोई मुझसे नहीं पूछता है कि मुझे एक वेब सीरीज़ आपसे कास्ट करवानी है तो बताओ आपके पास कौन सा एक्टर। ये आज तक किसी ने नहीं पूछा वेब सीरीज़ में। फिल्मों में 80% आज भी पूछ रहे हैं, इसलिए वो कचरा काम हो रहा है। जब वो पूछना बंद हो जाएगा तब यहाँ भी अच्छा होगा सर। चलिए मनोज जी, बधाई हो। थैंक यू सर। 9 तारीख को आपको लोग सुनेंगे मुंबई हिंदी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारा सौभाग्य होगा इतने बड़े मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में स्वागत, मतलब हम इसके हिस्सा हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।